हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी MPPAT, CGPAT, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम हो, चाहे ICAR हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या आप CUET है ना, दोनों एक ही कह सकते हैं, उसका एग्जाम दे रहे हो। जितने भी एग्जाम्स में आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर आती है, सारे एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। यहाँ पर मैं आपसे कुछ ऐसे एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा जो हर साल आपके रिपीट होते हैं या फिर उन्हें आने की 100% संभावना है। कुछ ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चंस की यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, तो पर वीडियो को जरूर देखना एंड तक, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप और एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताने वाला हूं। स्किप करके आगे डायरेक्ट लास्ट में ना देख लेना, ठीक है। आपको सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके देखनी, तभी आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आएंगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है ये पार्ट 1 है ऐसे क्वेश्चंस का। यहाँ पर लगभग मैं आपको 20 पार्ट्स में ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर आपसे कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। ये क्या है, पार्ट 1 है एग्रीकल्चर क्वेश्चंस का। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी सब्जेक्ट्स आपको कठिन लगता है वो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है एग्रीकल्चर का। ऐसे कुछ बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, लगभग आप 20 आपके यहाँ पर पार्ट्स आएंगे। अगर आपने उस सबको देख लिया तो आपके यहाँ हो सकता है कि आपका बिना कोचिंग के, बिना ही किसी मेहनत के आपका यहाँ पर PAT में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी फसल तिलहनी नहीं है। यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, कौन सी फसल तिलहनी नहीं है। यहां से आपसे पूछा है कि कौन सी फसल तिलहनी नहीं है। ऑप्शन पर एक बार ध्यान देते हैं, अलसी की, अरहर की, अरंडी की, सोयाबीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका अरहर हो जाएगा, है ना। यहाँ पूछा क्या है, कौन सी तिलहनी फसल नहीं है। आपको पता है अलसी से भी तेल निकाला जाता है, अरंडी से भी तेल निकलता है, सोयाबीन एक दाल है और एक तिलहनी दोनों फसल है। ठीक है, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है, तिलहनी प्लस दलहनी दोनों फसल कौन सी है, तो आपकी सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो आपके तिलहन के साथ दलहन फसल भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ये आपका MPPAT में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आस्क किया गया था, उस पेपर में था। ठीक है, AG 123 ग्रुप के यहाँ पर पेपर में था, उसके पेपर में ये क्वेश्चन आया था। सोयाबीन कौन सी फसल है, तो दलहनी और प्लस तिलहनी दोनों फसल होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन और आपके यहाँ पर जो है वसा यानी कि फैट की आपकी मात्रा यहाँ पर पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें प्रोटीन आपका लगभग 38 से 42% रहता है। ठीक है, 38 से 42% इसका आपको प्रोटीन पाया जाएगा। और फैट की बात करूं तो लगभग 20% आपका यहाँ पर इसमें फैट यानी कि ऑयल रहता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करते चलो। आज हम इस वीडियो के देखो एक क्वेश्चन है ना, उसके चारों ऑप्शंस के यहाँ पर जो ऑप्शन को भी यहाँ पर आप क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपसे ना एक क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके बन जाए, ताकि आपको हर एक टॉपिक का यहाँ पर डिटेल नॉलेज हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, आपको जो भी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट यहाँ पर डीप में बताता हूँ उनको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करते चलना। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी फसल दाल एवं तेल के लिए उपयोगी है। यहाँ पर देखो, मैंने इसके जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, सोयाबीन। ठीक है, बताया था ना ये आता है करके, ये सेकंड क्वेश्चन वही आ गया। ठीक है, इनमें से कौन सी फसल दाल एवं तेल के लिए उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मटर होगा क्या, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि साइंटिफिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट है, आता है कभी कभी, आपको हो सकता है ये तीनों ऑप्शन तो सेम हो, मटर, सरसों और मूंगफली तो सेम हो, बाकी सोयाबीन की जगह आपको ग्लाइसिन मैक्स दे दिया जाए और आप सोचोगे ग्लाइसिन मैक्स क्या होता है, और आप तीनों में से कंफ्यूजन में मूंगफली को लगा कर आ जाओ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना। सोयाबीन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं एक ही एग्जाम में, एक ही पेपर में, सोयाबीन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। फर्स्ट का भी राइट आंसर सोयाबीन होगा, सेकंड का भी राइट आंसर सोयाबीन हो जाएगा।
ठीक है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। ये सारे लोगों को लगभग पता ही होता है मटर का। अब यहाँ पर बात करते हैं अंतराशस्यन। ये आपके लिए नया वर्ड होगा। अंतराशस्यन प्रणाली में गेहूं एवं सरसों का अनुपात है। ठीक है। अब जो बच्चे एग्रीकल्चर लिए होंगे उनको तो पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। जिन्हें एग्रीकल्चर नहीं लिया है या फिर अभी जो एग्रीकल्चर के फील्ड में नए हैं और अभी डायरेक्ट अपनी तैयारी इसी से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ बता देता हूँ अंतराशस्यन होता क्या है, पूछा क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। अंतराशस्यन पूरे टॉपिक पर हम नहीं घुसेंगे, बहुत बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है ये, इसको कभी मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछ के रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अंतराशस्यन यहाँ पर प्रणाली की बात करेंगे। ठीक है। अंतराशस्यन होता क्या है, यहाँ पर पूछा क्या है, गेहूं एवं सरसों का अनुपात पूछा है यहाँ पर। ठीक है। इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर जैसे कि आपका एक खेत है, ये आपका एक फील्ड है। ठीक है। इसको बड़ा करता हूँ, आपका एक ये फील्ड है, यहाँ पर आपकी गेहूं की आपने जो फसल बोई है, तो आपकी ये एक लाइन गेहूं की हो गई, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं, आठवीं, और एक लाइन आपने क्या बो दी, अब सरसों की बो दी। ठीक है। सरसों की बो दी, उसके बाद फिर से आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गेहूं की बो दी, यानी कि 9 लाइन आपकी गेहूं की हुई, एक लाइन आपकी सरसों की हो गई, फिर आपकी 9 लाइन गेहूं की हुई, फिर आपकी एक लाइन सरसों की हो गई। ठीक है। तो ये आपको ये पूरे फील्ड में करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतराशस्यन प्रणाली। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरी यहाँ पर परिभाषा नहीं है, ये आप इसको मान के मत चलना कि आप एक लाइन बोए और दूसरी लाइन यहाँ पर दूसरी फसल की बो दी तो ये अंतराशस्यन हो गई, ये अंतराशस्यन नहीं होगी, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया हूं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9:1। आपको कुछ समझ में आया? यहाँ पर 9 लाइन हम गेहूं की बो रहे हैं और एक लाइन हम जो है सरसों की बो रहे हैं, मतलब 9 लाइन, एक ही खेत है, एक ही फील्ड है आपका, उसमें 9 लाइन गेहूं की बोए और फिर एक लाइन सरसों की बो दिए, फिर 9 लाइन गेहूं की बोए और फिर जो 9वीं लाइन हम जो है फिर सरसों की बो दी है ना, तो ये हो गया आपकी अनुपात, यानी कि 9:1 में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, हो सकता है 2025 में भी आ जाए। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टेट्रिगम एस्टिवम जो है गेहूं का आपका वैज्ञानिक नाम होगा। मैं ये क्वेश्चन ना ऐसे, मतलब जितना मैं आपको बता सकता हूं ना इस वीडियो माध्यम से, उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आप सारी चीजों को याद रखना, एक कॉपी में नोट करते चलना। जो क्वेश्चंस यहाँ पर बताए हैं, आप भले ही पॉज करके एक बार देखो, समझो, और फिर उसके बाद फिर से लिखो। जैसा मैंने बताया ना, उसको थोड़ी देर समझो, पॉज करो, थोड़ी देर मन में कैलकुलेट करो, समझो उसको, और फिर से अपनी कॉपी में लिखो, तो आपको क्या रहेगा, ये ज्यादा देर तक याद रहेंगी ये बातें, है ना। और आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, उसको लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है। उसके बाद ही आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और भी अच्छा आने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर शब्द किससे उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के यहाँ पर बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर की हो सकता है ना, आपको एग्रीकल्चर की जगह कृषि लिख कर आ जाए। ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो एग्रीकल्चर ही लिख कर आता है, या एग्रीकल्चर इंग्लिश में लिखा है, हो सकता है आपको एग्रीकल्चर इस तरीके से लिख दिया जाए। ठीक है। एग्रीकल्चर आपको इस तरीके से लिखाकर आ जाए, हो सकता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा, एग्रीकल्चर शब्द किस एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर भाषा और लिखना था। ठीक है। तो एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखो, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश की जर्मन। आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, जो भी वर्ड आपके एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें लास्ट में कल्चर लगा रहता है ना, कल्चर लगा रहता है, वो शब्द हमेशा कहाँ से लिए जाते हैं, लैटिन से। ठीक है। वो शब्द हमेशा लैटिन से लिए जाते हैं, याद रखना आप, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है। और भी जो कल्चर वाले शब्द आएंगे जो आपके, वो सारे यहाँ पर लैटिन होंगे। हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब लैटिन शब्द होते हैं। ठीक है। ये आपके लैटिन शब्द हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी, ठीक है, तो ये कौन सा शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो आपको ये सारे शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रिक बता देता हूं, जिस वर्ड के पीछे कल्चरा लगा हो या कल्चर लगा हो, वो लैटिन भाषा के शब्द हैं, और जिस वर्ड के पीछे नॉमी या लॉजी, ठीक है, नॉमी या लॉजी, एंटेमोलॉजी, ठीक है,
और एग्रोनॉमी ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। लॉजी नॉमी ग्रीक भाषा में आएगा, याद रख लो, कॉपी में नोट कर लो। आप सोचोगे अभी हमें याद हो गया, नहीं, आप जब तक कॉपी में नोट नहीं करोगे, एक दो बार रिवाइज नहीं करोगे, आपको याद नहीं होगा ये, ठीक है, भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कल्चर वाले को लैटिन कहते हैं कि ग्रीक वाले आपको लॉजी नॉमी वाले को लैटिन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहती हैं ये, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पीडीएफ में मैंने नोट्स भी यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दी हैं। ये देखो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया है। कौन सी, एक शब्द होता है पोमोलॉजी, ठीक है, ये एक अपवाद है, ये एक जो है बेकार शब्द कह सकते हैं, बेकार नहीं मतलब इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है नॉमी जिस शब्द के में लिखा आएगा वो ग्रीक का होगा, जो कल्चर जिसके में लिखा होगा वो लैटिन का होगा। बाकी पोमोलॉजी अगर आपको आ गया, पोमोलॉजी किस शब्द से है, तो आप नॉमी और लॉजी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, ग्रीक लगा दोगे। बाकी ये एक ऐसा जो है अपवाद कह सकते हैं, ये आपका लैटिन शब्द से आता है, ठीक है। आपका यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जस्ट इसको देखो एक्सप्लेन भी किया है। लैटिन शब्द क्या है, पोमम, इसका हम पोमोलॉजी को हम जो है डिवाइड करें, अलग अलग करें, तो पोमम प्लस लॉजी में टूटता है, पोमम प्लस लॉजी में। और पोमम क्या आ जाता है, लैटिन हो जाता है, और लॉजी क्या हो जाता है आपका, ग्रीक हो जाता है। इसलिए हम ऐसे क्या कहते हैं, लैटिन ग्रीक शब्द कह सकते हैं, या फिर अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो आप इसे लैटिन बताइएगा, है ना। हो सकता है किसी एग्जाम में लैटिन प्लस ग्रीक आपका ऑप्शन में ना हो, तो अगर आप लैटिन यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, तो लैटिन आपको सबसे पहले लगाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इसका आंसर लैटिन माना गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये अपवाद है ये, ठीक है। तो नॉमी वाला क्वेश्चन, नॉमी अगर नॉमी और लॉजी लिखा है तो ग्रीक, और कल्चर लिखा है तो लैटिन, और पोमोलॉजी अगर शब्द आ जाए तो वो आपका लैटिन शब्द से होगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लेना, ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ताकि आपको ये बात तक हमेशा याद रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ, बहुत ही जो है इधर उधर से आपके लिए प्रयास करके लाया हूँ, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर नहीं किया है, तो जरूर जल्दी कर दें इस वीडियो को शेयर, ताकि वो भी कुछ यहाँ पर नया सीख पाए, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी शब्द किससे उत्पन्न हुआ है। आपको मैंने बताया ना, इतना सारे डिटेल आपको बताया, इतना अच्छे से मैंने समझाया। अब आप ये क्वेश्चन खुद इसका आंसर आप जो है कमेंट करके बताना, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताना, इसका आंसर क्या होगा। एग्रोनॉमी, नॉमी एक हिंट भी दे देता हूँ, इसमें क्या लगा है, नॉमी लगा है, ठीक है। तो नॉमी कौन सी भाषा से आता है आप जरूर बताना, और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और कमेंट में 5वें का आंसर है ये आपका लैटिन है कि इंग्लिश है कि ग्रीक है, या कोई नहीं, इसका आंसर आप लिखकर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब और जो भी इसका राइट आंसर करेगा ना, उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो 6वें नंबर की, इनमें से कौन सी फसल उत्तरी भारत की खरीफ फसल की खरीफ सीजन की फसल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम आता है, इसका यहाँ पर कोई भी और नया चेंज नहीं आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बाजरा होता है, इसको आप जो है रट लो, ठीक है, इसकी और कोई दवा नहीं है, तो इसका आप रट सकते हो। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, टेट्रिकम एस्टिवम, ठीक है। ओट्स मतलब कि आपकी यहाँ पर जो है दालें हो जाती हैं, ठीक है, मतलब मोटा अनाज, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो रोजेल और मेस्टा, ठीक है। यहाँ पर ता नहीं आएगा, यहाँ पर टा आएगा, रोजेल मेस्टा है, यहाँ पर मेस्टा, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई मे बी। यहाँ पर देखो रोजेल और मेस्टा, इनमें से किसके उदाहरण हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ना बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो सकता है किसी को सरल भी लगे, जिससे बनता है उसको सरल लगे। बाकी जिसको नहीं पता है रोजेल और मेस्टा होता क्या है, एग्रीकल्चर में अगर नए हो तो उन्हें बहुत कठिन लग रहा होगा। जब तक मैं यहाँ पर आपको नहीं बता देता, आपको मैंने बताया ना, फिर आप सोचोगे ये भी कौन सा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सरल है ये क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर रोजेल और मेस्टा क्या होता है, जैसे कि आपने अलसी सुना है ना, लिंसेड, ठीक है, अलसी, है ना। इसके हम रेसेदार फसल है ये, ठीक है। फाइब्रस यहाँ पर क्रॉप है, तो इसकी रेसे को हम क्या कहते हैं, इसके फाइबर को क्या कहते हैं, हम लिंट कहते हैं, ठीक है। लिंट हम इसके रेसे को कहते हैं।
वैसे ही जो रोजेल और मेस्टा है ना, ये भी दो फसल होती हैं। इनके ही रेशे को हम रोजेल और मेस्टा कहते हैं। ये जो रोजेल है ये कौन सी फसल के रेशे को कहते हैं और मेस्टा कौन सी रेशे की फसल को कहते हैं, ये आप कमेंट में बताओ। इसको सर्च करो, आप गूगल में सर्च करो, बुक्स में ढूंढो या कॉपी में ढूंढो या नोट्स में आप ढूंढो, और इसको जो भी आप सर्च करो, ठीक है। इसकी यहाँ पर आप इसमें थोड़ी रिसर्च करो, आप देखो कौन सी रोजेल को कहते हैं, कौन सी मेस्टा की फसल, कौन सी फसल के रेशे को हम मेस्टा कहते हैं और कौन सी फसल के रेशे को हम रोजेल कहते हैं। आप ढूंढ के बताओ और कमेंट में आकर जरूर बताना, आपको पता चल जाए तो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप समझ गए रोजेल और मेस्टा क्या है, रेशे वाली फसलों से संबंधित होती है, फाइबर क्रॉप से संबंधित होती है ना। रोजेल और मेस्टा किसी फसल के रेशे को हम कहते हैं, पर्टिकुलर एक रेशा है। जैसे कि अलसी है ना, अलसी का रेशा हम नहीं कहते, अलसी का रेशा नहीं कहेंगे, हम बोल दिए लेंट। लेंट यानी कि जो भी समझता है वो समझ जाएगा कि अलसी के रेशे की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अलसी का रेशा उसके तने से प्राप्त होता है ना, तने से निकाला जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट, एक बार पूछ लिया था, अलसी के कौन से भाग से, अलसी की फसल के कौन से भाग से उसका रेशा निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो तना से, यहाँ पे स्टेम से आपके यहाँ पर अलसी के रेशे, यहाँ पर आपका फाइबर उससे जो है निकाला जाता है या हार्वेस्ट किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। याद रखना आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फाइबर फसलें से संबंधित है रोजेल और मेस्टा, है ना। वीडियो थोड़ी लंबा होगा, लगभग आधा घंटा या 45 मिनट का हो सकता है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा भी बोरिंग लगे ना तो आप इसे फिर से देख लेना, क्योंकि बोरिंग ही होती पढ़ाई, ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं होती। अब यहाँ पर बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। फसल प्रणाली में विभिन्न ऊंचाइयों की फसल को उगाया जाता है, ठीक है। फसल प्रणाली में विभिन्न ऊंचाइयों, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहाँ पर क्या पूछा है? फसल प्रणाली है, ठीक है, बहुत सारी प्रणालियां हैं। अभी आपको बताऊंगा तो अभी 15-20 मिनट ये प्रणाली ही ले लेगी, तो आपको इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी डिटेल में बताऊंगा। और मेरी अभी पर्सनल कोचिंग भी रहती है, वहां पर मैं इसको पूरा एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, ठीक है। कोचिंग की बात लास्ट में करेंगे, अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन की देखते हैं, ठीक है। तो फसल प्रणाली में क्या पूछा है? फसल प्रणाली में विभिन्न ऊंचाइयों की फसल को उगाया जाता है, यानी कि हो सकता एक यहाँ पर क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों की फसलें को उगाया जाता है, यानी कि एक फसल इतनी लंबी हो गई और एक छोटी है, फिर एक लंबी हो गई है, फिर एक छोटी, फिर दो छोटी, फिर एक लंबी, फिर दो बड़ी। यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रणाली जिसमें छोटी ऊंची फिर नीची बड़ी ऐसी फसलों को यहाँ पर उगाया जाता है? तो यहाँ पर देखो आप, ऑप्शन से ही समझ में आ जाता है, बहुमंजिला, ठीक है। बहुमंजिला यानी कि मल्टीपल जो है यहाँ पर आप क्रॉपिंग कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में इसका नाम याद मेरे को अच्छे से आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर बहुमंजिला आप यहाँ पर देखो, ठीक है, इसी को हम कहते हैं बहुमंजिला। मतलब कि एक ये फसल छोटी हाइट की, फिर उससे बड़ी हाइट की, फिर उससे ज्यादा बड़ी हाइट की, फिर उससे ज्यादा बड़ी हाइट की, फिर एक सबसे बड़ी हाइट की, ना। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पर होती हैं, किसमें? बहुमंजिला खेती में, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की बात करें हम, रचा रेले खेती से आपको पता है क्या रेले खेती क्या होती है? रेले खेती में आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेले खेती से। रेले यहाँ पर खेती में कितनी फसल को यहाँ पर मैक्सिमम लगाया जाता है, ठीक है। कितनी फसल को यहाँ पर रेले खेती में लगाया जाता है? क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा है मैंने, PYQ एनालिसिस की है आपके MPPAT, CGPAT एंड ICAR तीनों ही एग्जाम्स के PYQ मैंने कहीं ना कहीं देखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। रिले फसल में कितनी फसलों को लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। मतलब 4 फसलों को यहाँ पर लगाया जाता है। रिले एक ना गेम है, आपको पता भी होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो। मतलब एक फसल है, उसके कटने से पहले और कटने के कुछ समय पहले, मतलब कटने ही वाली है उसके 2 वीक्स पहले दूसरी फसल को बो दिया जाता है, ठीक है। ताकि उसकी जो नमी है ना, खेत में जो नमी है उसको अब्जॉर्ब करके जो फसल है ना, जो अभी बोए हैं, वो ग्रो हो पाए, और उसको ज्यादा ग्रो होने से पहले जो पहले की फसल जो अभी यहाँ पर जो है मैच्योर हो गई है, परिपक्व हो गई है, उसको यहाँ पर हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक पहले वाली फसल जो है आपकी जल्दी जाएगी, टाइम मिलेगा नेक्स्ट फसल बोने के लिए, है ना। तो ये आपकी रिले फसल है। ऐसा ही करके 4 फसलें ले ली जाती हैं। नॉर्मल फसल में, नॉर्मल खेती में आप 3 फसलें ले पाओगे अधिकतम, रिले में आप 4 मैक्सिमम ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, LDP, DNP और SDP, ठीक है। मेरे को बहुत फेवरेट लगता है। अब बात करते हैं, प्याज किस प्रकार की फसल है? यहाँ पर पूछा है। प्याज का वैज्ञानिक नाम आपको पता है क्या?
एलियम सैपा, ठीक है, याद रखना एलियम सैपा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखो। और लहसुन का भी आप याद रखना, गूगल सर्च करो लहसुन का, मेरे को पता है, बाकी आपको मैं नहीं बताऊंगा जब तक आप खुद से सर्च नहीं करोगे, तब तक आपको यहाँ पर जो चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर रहेंगी नहीं, है ना। आप खुद से सर्च करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि मैंने सर्च किया सर के कहने पर और मुझे ये याद है। लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लहसुन में जो तीक्ष्ण गंध आती है, जो बहुत सा एकदम बहुत तेज गंध आती है, वो कौन से यहाँ पर डाई एसिटाइल के कारण आती है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी, सर्च करनी है। कोई भी प्याज पकड़ लिया, प्याज के बारे में, उसके जन्म से लेकर मरण तक, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्याज कैसा है, और ना उसकी सारी चीजें आप यहाँ पर सर्च किया करो, ताकि आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी और नेक्स्ट लेवल आपको क्वेश्चन भी आपके प्रिपेयर होते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी टिप्स जो आपको दे रहा हूं ना, इस पर आप काम जरूर करिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं प्याज किस प्रकार की फसल है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बात करेंगे। एलडीपी, डीएनपी या एचडीपी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? तो इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा लॉन्ग डे प्लांट, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, जिनको पता है एक बार और पढ़ लो, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, डे न्यूट्रल, और एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होता है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है आपको फुल फॉर्म दे दिया ऑप्शन में, हो सकता है फुल फॉर्म ना दे, तो आपको इसको याद रखना है, जो ज्यादा कठिन काम नहीं होता है। प्याज क्या है? प्याज इसका एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट मतलब ऐसी फसलें जिनको लगभग 8 से 10 आवर्स की यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर धूप चाहिए रहती है, या प्रकाश या लाइट चाहिए रहती है ना, 8 से 10 आवर उनके लिए जो है एकदम इतना उनको चाहिए ही। अगर इससे कम होगा तो फिर गड़बड़ होगा, इससे ज्यादा भी होगा तो भी उनके लिए गड़बड़ होगा। 8 से 10 घंटे की धूप उनके लिए पर्याप्त होती है, ठीक है। मतलब ऐसे प्लांट जिनके लिए 8 से 10 घंटे धूप होनी चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट यानी कि लॉन्ग डे यानी कि उनको लगभग 12 से 17 घंटे आपको यहाँ पर धूप चाहिए होती है। ऐसे पौधे जिनको 12 से 17 घंटे की धूप चाहिए, लाइट चाहिए, वो लॉन्ग डे प्लांट में होते हैं। और एक होता है थर्ड नंबर डे न्यूट्रल प्लांट, जिसमें डे न्यूट्रल प्लांट में क्या आता है? टमाटर आता है, ठीक है, याद रखना, टमाटर हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये आपकी दो ऐसी फसलें हैं। बहुत सारी और भी डे न्यूट्रल प्लांट है, बाकी ये इंपॉर्टेंट फसलें हैं, आईएमपी फसलें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण या फिर नजरिए से आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कौन सी यहाँ पर आपके यहाँ पर फसल हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो आपको याद रखना है डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे प्लांट जिन्हें धूप की आवश्यकता ही नहीं है, मिले तो भी ठीक जी लेंगे, नहीं मिले तो भी हम जी लेंगे और अपना फल यहाँ पर प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। डे न्यूट्रल प्लांट में उन्हें धूप से कोई मतलब नहीं होता, थोड़ी बहुत मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक है। पर यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट को मिलना चाहिए जितना उसका यहाँ पर आवश्यकता है, 17-18 घंटे, 12-18 घंटे, और शॉर्ट डे प्लांट को भी 8 से 10 घंटे यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। याद रखना, इसके एग्जाम्पल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो मैं बता रहा हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी कवर होंगी। शॉर्ट डे प्लांट के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं और लॉन्ग डे प्लांट के आपके कौन कौन से एग्जांपल्स। अब हम यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 10th नंबर का एक क्वेश्चन है। गेहूं, ठीक है, गेहूं खालिस्तान ऋतु की फसल है, कौन से यहाँ पर सीजन की आपकी फसल है? गेहूं पूछा गया है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबी यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। रबी यहाँ पर गेहूं जो है रबी ऋतु की फसल होती है, ठीक है। खरीफ में धान आता है आपका, ठीक है, धान, है ना। जायद में कौन आता है? जायद में आपका मूंग आता है। याद रखना है आपको सारी चीजें, ये बेसिक सी चीजें हैं। रबी में कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ में कौन सी फसलें आती हैं, जायद में। अच्छा, ठीक है, ये सारी मैं इसकी डिटेल ना आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। रबी में कौन सी फसलें आती हैं ये आपको सेंड कर दूंगा, खरीफ में कौन सी आती हैं, जायद में कौन सी आती हैं, आईएमपी फसलें सेंड करूंगा जो आती हैं। सारी फसलें तो नहीं करूंगा, बहुत सारी फसलें जिनका कोई महत्व ही नहीं है, एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती, तो उसको याद करने से ही क्या ही मतलब, है ना। तो ऐसी फसल जो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अभी तक आप वहां पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिस होने वाली हैं, आप ये समझ कर चलिएगा, ठीक है। उन दोनों ग्रुप्स की आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का, किसको भारत की हरित क्रांति के रूप में जाना जा, हरित क्रांति के पिता यानी कि फादर के रूप में, यहाँ पर एक और वर्ड जुड़ना था, फादर के रूप में जाना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन फादर के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग और डॉक्टर E.V. कुरियन की डॉक्टर डी राकेश मोहन, ठीक है, ये याद रखना आप। MS का फुल फॉर्म आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, मोनकोम्बू संबे शिवन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, मोनकोम्बू संबे शिवन स्वामीनाथन, इसका फुल फॉर्म आता है। कभी कभी आपको ओनली स्वामीनाथन दे दिया जाएगा, या फिर आपको कभी कभी मोनकोम्बू संबे शिवन, स्वामीनाथन नहीं दिया। अब आप सभी को पता है स्वामीनाथन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया में, है ना, तो अब स्वामीनाथन तो दिया ही नहीं है, पर आपको MS का यहाँ पर फुल फॉर्म दे दिया, मोनकोम्बू संबे शिवन। मैंने ऐसे भी देखा है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं पता था इसका, तो वो उसको रॉन्ग लगा कर आ गए, दूसरा ऑप्शन उन्होंने चूज कर लिया। अगर उन्हें फुल फॉर्म पता होता तो कितना ही सरल क्वेश्चन था ये, अगर उसकी जगह स्वामीनाथन लिखा होता तो उन लोग सही करके आते, पर अगर मोनकोम्बू संबे शिवन दे दिया वहां पर तो उन्होंने गलत कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या है, उसका एक अंक जो है माइनस हो गया, एक स्कोर यहाँ पर जो है माइनस हो गया, ठीक है। तो मोनकोम्बू संबे शिवन, आपको यहाँ पर इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? MS स्वामीनाथन है, ठीक है, याद रखना है आपको। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कौन है? बोरलॉग। आपके यहाँ पर वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो आपको नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, ये आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। ई यहाँ पर क्या है इसका फुल फॉर्म, आप गूगल में सर्च करिएगा। अब गूगल में क्या ही सर्च करना, मैं ही आपको बता देता हूँ, नॉर्मन इयरनेस्ट बोरलॉग, ठीक है, इयरनेस्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ई, जो ई दिया है ना यहाँ पर नॉर्मन ई जो है ना, इसका फुल फॉर्म है ईयरनेस्ट, ठीक है, बोरलॉग, नॉर्मन ईयरनेस्ट बोरलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखना है, सारी चीजों को आपको एकदम डिटेल तक पढ़ के रखना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। MS स्वामीनाथन का मोनकोम्बू संबे शिवन स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉग का नॉर्मन ईयरनेस्ट बोरलॉग, ठीक है। EV जो कुरियन है ना, इसका आप फुल फॉर्म गूगल में सर्च करिए, और इसका आप मेरे को गूगल में सर्च करने के बाद ना कॉपी में नोट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर वीडियो को फिर से एक बार ओपन करना और कमेंट जरूर करना, तब आपको क्या रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात यहाँ पर आ जाएगी कि मैंने सर्च किया था, कॉपी में नोट किया था, प्लस सर के वीडियो में जाकर दोबारा ओपन कर फिर से कमेंट भी किया था। तो आपको ना हमेशा ये चीजें याद रहेंगी, छोटी छोटी बातें हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो आपका जो है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन हो जाएगा। इंडिया में है MS स्वामीनाथन, नॉर्मल ई बोरलॉग वर्ल्ड में है। अब यहाँ बात करते हैं MS स्वामीनाथन का यहाँ पर डेथ, यहाँ पर निधन कब हुआ? अभी अभी हुआ है, ठीक है, ज्यादा यहाँ पर दिन नहीं हुए हैं, 2023 में हुआ था, ठीक है, 28 सितंबर को यहाँ पर उनका निधन हुआ था। अभी मतलब लगभग 1 साल हो गए होंगे, 1 साल हो गए, ठीक है, हाँ 1 साल हो गए, सितंबर के बाद अक्टूबर यहाँ पर लग गया है, 18 तारीख है आज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 साल हो गए हैं। अभी रिसेंट का यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है 2025 में कि MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था, हो सकता है 2023 दे दे या फिर 28 सितंबर दे दे। अगर एग्जामिनर को अगर सरल बनाना हुआ तो 2023 दे देगा, काफी लोगों को पता होगा 2023 में निधन हुआ है। बाकी और डिटेल उन्हें हल्का सा हार्ड बनाना हुआ क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा, ऑप्शन में 28 सितंबर, 27 सितंबर, 28 दिसंबर, अक्टूबर, है ना, ये सारी चीजें दे देगा ऑप्शन में। तो आपको ना अब यहाँ पर उसी बच्चे से बनने वाला है जिसने डिटेल से यहाँ पर हर एक चीज को एनालिसिस किया हो, ठीक है, उसी से यहाँ पर बनने वाला है जिसने एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब किया हो, डेली उसका वीडियो देखता हो, उसी से यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 क्वेश्चन मैंने बताए, ठीक है। अब बोर हो रहा होगा, हो सकता है आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में घुस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखना 28 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने कुछ यहाँ पर फादर यहाँ पर दिए हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखो, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंजी होता है, फादर ऑफ पेडोलॉजी VV डोकुचेव, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन बहुत ही IMP होता है। ये जितने भी स्टार मैंने यहाँ पर कॉपी में लगाए हैं ना, अपनी बुक में लगाए हैं, ये सारी चीजें IMP हैं, ठीक है।
याद रखना। और अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए ना, इंपॉर्टेंट क्या होता है एमपीपीएटी के लिए, सीजीपीएटी के लिए, आईसीआर के लिए, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ टिलेज, फादर ऑफ जीरो टिलेज। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक और क्या आता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अल्बर्ट होवार्ट आपका यहाँ पर फादर ऑफ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिता हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको यहाँ पर आप इतनी जल्दी नहीं लिख पाओ तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर पॉज करना चाहिए वीडियो को और धीरे धीरे आपको लिखना चाहिए। स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आप नहीं लिख पाओगे, मोबाइल में स्क्रीनशॉट डाला रहेगा, मोबाइल से पढ़ना है कभी नहीं पढ़ना, बाकी आप यहाँ पर अभी लिख लोगे तो आपका लिखा ही जाएगा लगे हाथों। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आलू मिर्च खालिस्तान कुल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलेनेसी। ये क्वेश्चन में अब क्या बताऊं आपको, आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम एनम। ठीक है, और देखो आपको ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जो भी क्वेश्चन के जितने अंदर तक आप जाओगे ना उतना ही आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताऊं ना, मैं अपने जमाने में प्रिपरेशन करता था तो मेरे को पता चल गया मिर्च है, तो मिर्च की मैं हर एक चीज पढ़ूंगा। मिर्च में तीखापन किसके कारण आता है, ठीक है, कैप्सिकम क्या कारण आता है, मिर्च में हरापन किसके कारण आता है, मिर्च में तीखापन जो स्वाद आता है वो किसके कारण आता है, मिर्च में हरापन किसके कारण आएगा, मिर्च में जो लाल कलर किसके कारण आएगा, ये सारी चीजें मैं पढ़ता था। और आपको बता दूं, मैं ये सारी चीजें पढ़ो ना तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे ना आपको पता रहेगा, तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे से कहीं से भी पूछ लो आप, मैं आपको बताऊंगा। मेरे से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई सा भी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायो, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहीं से भी आप पूछ लो। मैं अगर इतनी डिटेल तक घुसा हूं ना किसी चीज में तो आप मिर्च से मेरे को कहीं से भी पूछ लो, मैं आपको बताऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे से मिर्च से पूछो और मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, तो आपको इतनी डिटेल्ड तक आपको अंदर घुसकर पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, नो डाउट यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगी एग्री एम्पायर पर, इसलिए आप चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ पर आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम और मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है आपका कैप्सिकम एनम। यूट्यूब पर इतनी सारी डिटेल आपको बताना ना थोड़ी जो है मुश्किल हो जाता है, इसके लिए ना आपको एक पर्सनल यहाँ पर गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल, अगर आपको मैं बताऊंगा आगे क्या है कोचिंग का प्रोसेस, आपको मैं कोचिंग भी आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, कोचिंग आपको कैसे ज्वाइन करनी है ये सारी चीजें आपको लास्ट में पता चलेंगी, तो अभी तो आप क्वेश्चन में ध्यान लगाओ। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपको तो याद करना पड़ेगा बेसिकेसी में कौन सा आता है, कोरबिटेसी में, सोलनेसी, फेबेसी में कौन कौन सी यहाँ पर आपकी क्रॉप्स या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में खालिस्तान की मोनोक्रॉपिंग बहुत सामान्य है। मोनोक्रॉपिंग मतलब कि एक फसल अपने धान की बोली और फिर दूसरी फसल नहीं, दूसरे सीजन में अपन ने धान की फसल बोली, फिर तीसरा सीजन आया उसमें फिर हमने धान बो लिया। ठीक है, तो ये होता है मोनोक्रॉपिंग। मोनो मतलब एक, मोनो आप एक उसको समझाऊं मैं, मोनो अलग अलग करते हैं, मोनो प्लस क्रॉपिंग। ठीक है, मोनो मतलब होता है एक, कोई भी एक फसल। ठीक है, क्रॉपिंग मतलब फसल करना, फसल उगाना। ठीक है, खेती करना क्रॉपिंग। मोनो की मतलब एक ही फसल की खेती करना। तो भारत में ऐसी कौन सी फसल है जिसकी एक ही फसल की खेती ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा यहाँ पर फेमस है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अब टमाटो का यहाँ पर जो टमाटर है ना, इसका वैज्ञानिक नाम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको आपको याद रखना है, जो है एबिल नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है थोड़ा, मे बी यहाँ पर मैं भूल रहा हूँ टमाटर का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, मेरे को एकदम थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में आप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ सॉरी, लाइसोपर्सिकम। ठीक है, याद आ गया मेरे को, लाइसोपर्सिकम। ठीक है, लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है, याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखो मैं भी भूल गया, पर ऐसे ही आप भी भूल जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है। मैंने बहुत बार रिवीजन किया इसलिए मेरे को याद आ गया। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम होता है। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम, यहाँ पर चना का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। याद रखना, आप कॉपी में नोट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया, ठीक है। फूल गोभी खालिस्तान की कमी का सूचक है, तो उसको याद रखना है। नाइट्रोजन की कमी का आपका यहाँ पर सूचक, जैसे ही आपकी यहाँ पर फूल गोभी की जो खेती, जो फसल है, जहां आपने जो फील्ड में आपने फूल गोभी यहाँ पर लगाई है, अगर आपने वहां पर नाइट्रोजन की कमी हुई तो फूल गोभी जो है येलो हो जाएगी, ठीक है। येलो हो जाएगी, ये पीला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है फूल गोभी में बता देती है बहुत जल्दी। अगर फूल गोभी खेत में अगर नाइट्रोजन की कमी है, तो आपको ये सारी चीजें, सिम्टम्स, आपको यहाँ पर लक्षण जो है आपको देखने को मिल जाएंगे फूल गोभी में। और ये तो येलो कब होगा, जब यहाँ पर नाइट्रोजन आपका यहाँ पर कम होगा। अगर ज्यादा हो जाता है ना, तो फूल गोभी में होलो स्टेम करके एक जो है रोग हो जाता है, एक डिसीज हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फूल गोभी का जो तना है ना, वो जो फूल के नीचे जो होता है ना, ये फूल हो गया, इसका ये तना हो गया, ये फूल जाता है और खोखला हो जाता है, ठीक है। फूल कर खोखला हो जाता है, इसी को हमें कहते हैं होलो स्टेम, ठीक है। होलो स्टेम होना फूल गोभी में। तो अगर ज्यादा नाइट्रोजन होगा तो होलो स्टेम हो जाएगा, और अगर कम नाइट्रोजन होगा तो आपका यहाँ पर पीली हो जाएगी इसकी पत्तियां, ठीक है। तो और बहुत ही जल्दी ये जो है दिखाता है, इसलिए क्या कहा है, फूल गोभी किसकी कमी का सूचक है, नाइट्रोजन की कमी का सूचक है, ठीक है। ऐसा ही फास्फोरस, पोटास, मोलिब्डेनम, ये सारी चीजें आपको याद रखना। कौन सी फसल, कौन सी यहाँ पर पोषक तत्व, कौन से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के यहाँ पर जो है सूचक होते हैं, ठीक है। याद रखना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक पेज में आपको मैं फोटो खींचकर आपको व्हाट्सएप में और टेली में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, कौन सी फसल कौन से रोग की यहाँ पर सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। याद रखना है, बहुत सारी क्रांति होती हैं, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, काली क्रांति किससे संबंधित है, जो आपकी जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा से संबंधित होती है काली क्रांति। और यहाँ पर ईंधन, ठीक है, जेट्रोफा प्लस ईंधन दोनों से ही आपकी यहाँ पर काली क्रांति संबंधित है। कोयला मत बोल देना, काली क्रांति मतलब कोयला नहीं बोल देना, ठीक है। आपकी जेट्रोफा एंड ईंधन से आपकी काली क्रांति संबंधित होती है, याद रखना। आपको मैं ये भी सेंड कर दूंगा, 3 चीजें हो गई आपकी, तीनों को मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर मैं भूल जाता हूं तो मेरे को कोई मैसेज कर देना, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको फिर से एक बार सेंड कर दूंगा। तो आपकी गुलाबी क्रांति की फिलहाल आपकी बात करें, पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है। कभी कभी गुलाबी की जगह आपको हिंदी में क्या आ जाएगा, पिंक, है ना, ऐसा पिंक लिखा कर आ गया। अब आप तो कहोगे हमने गुलाबी याद की थी, हो सकता है पिंक में कंफ्यूजन हो जाए आपको। तो दोनों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ब्लू की जगह नीला आ जाए, ठीक है, नीले की जगह ब्लू आ जाए, येलो की जगह ऐसा येलो लिखा के आ जाए, वाई येलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, प्याज और झींगा से संबंधित है, ठीक है। आपकी गुलाबी क्रांति मांस संबंधित कौन सी है, लाल क्रांति, ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस से संबंधित है। मसाला वाली आपके यहाँ पर बादामी क्रांति आपकी मसाला से संबंधित होती है, ठीक है, बादामी क्रांति, है ना। उर्वरक से आपकी धूसर, ठीक है, धूसर क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। मसाला आपका किससे संबंधित है, बादामी क्रांति संबंधित है। और यहाँ पर आपका मांस किससे रिलेटेड है, तो रेड रेवोल्यूशन से संबंधित है, ठीक है। प्याज और झींगा आपका किससे संबंधित है, पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित है। ये चारों यहाँ पर रेवोल्यूशन है, इनके यहाँ पर मैंने बता दिया कौन सी फसल से या कौन सी चीजों से आपका यहाँ पर रेवोल्यूशन संबंधित है। और बहुत सारे रेवोल्यूशन चलाए गए थे बहुत सारे लोगों के द्वारा, हमें याद रखना है कौन सी रेवोल्यूशन किस फसल या कौन सी चीज से संबंधित है, प्लस इस रेवोल्यूशन को किसने यहाँ पर चलाया था, प्लस किस सन में चलाया था, प्लस किस डेट में चलाया था, प्लस किस पर्पस के कारण चलाया था, प्लस यहाँ पर इसकी कमी कब हुई थी या किस रीजन से चलाया था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिटेल तक जानी है, तब आपको एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा आपके अंदर, ना एक मस्त आपको यहाँ पर पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर है, गेहूं में सिंचाई की CRI अवस्था।
अब CRI अवस्था क्या है ये आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। तो आपको CRI अवस्था बता देता हूं। इसकी अवस्था बताने से पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, क्राउन रूट, ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि मूल जड़ अवस्था, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मूल जड़ अवस्था इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, गेहूं की CRI अवस्था। गेहूं की CRI अवस्था कभी कभी पूछा जाता है कि गेहूं की कौन सी यहाँ पर सिंचाई से संबंधित अवस्था है, CRI दे देगा और बहुत सारे RI दे देगा, ठीक है, बहुत सारे फेक ऑप्शन दे देगा, है ना। तो आपको याद रखना है गेहूं से संबंधित होती है CRI अवस्था और सिंचाई से संबंधित होती है। गेहूं में एक 15 दिन के बाद आपकी ऐसी स्टेज आती है, 15 दिन के बाद ऐसी यहाँ पर CRI अवस्था आती है, अगर आपने इसमें अपने पानी नहीं दिया गेहूं को तो आपकी यहाँ पर 50%, ठीक है, 50% तक आपकी फसल यहाँ पर गिरने की आपकी संभावना हो जाती है। 50% फसल यहाँ पर आपका उत्पादन घट सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हो सकता है, ये आपको याद रखना है ना। CRI अवस्था में पानी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, ये आपको याद रखना है। तो अब यही पूछा है कि CRI अवस्था में पता चल गया गेहूं में होती है, 15 दिन में होती है, 12 दिन में आती है, ठीक है। इसमें अगर हमने पानी नहीं दिया गेहूं को, गेहूं खेत में पानी नहीं डाला, गेहूं खेत में पानी की अवस्था नहीं करी, तो आपका यहाँ पर 50% तक प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया CRI अवस्था, इसका फुल फॉर्म भी पता चल गया, बहुत सही। अब यहाँ पर किसी ने तो इसको बताया होगा ना कि ये CRI अवस्था है, मतलब इसको खोजा और उसको नाम दे दिया CRI अवस्था। तो यही पूछा है क्वेश्चन में, तो किसने दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, BL भारद्वाज ने दिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा जाता है, मैंने आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं देखा BL भारद्वाज का, BL का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, इसलिए मेरे को भी नहीं पता है इसका फुल फॉर्म, है ना। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, बस भारद्वाज पूछ लेगा या फिर BL भारद्वाज होगा, है ना। तो आपको याद रखना है CRI अवस्था किसने दी गेहूं की, तो आपकी BL भारद्वाज ने आपकी CRI अवस्था दी थी, है ना। स्वामीनाथन पता है, बोरलॉग पता है, AMSL आपको पता है, मैंने बता दिया है पहले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, धान का खैरा रोग का पता किसने लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको कितना बताऊं मैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। हर बार आपका लगभग आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर, यूजी एग्जाम की नहीं बात कर रहा हूं, आपसे PG एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर PG के बाद आप कोई भी जो है जॉब के लिए आप जो एग्जाम दोगे ना, उसमें भी कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है, कि मतलब धान का खैरा रोग का पता किसने लगाया, या फिर धान में खैरा रोग किस तत्व या किस पोषक तत्व या किस न्यूट्रिशंस की कमी के कारण होता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट ना, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत जगह कभी भी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका याद रखना है आपको। यहाँ पर खैरा रोग के बारे में बताता हूं, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो Zn यानी कि जिंक की कमी से आपका यहाँ पर धान का खैरा रोग होता है। याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे 20 स्टार लगा लो, इसमें 10 स्टार लगा लो, 25 स्टार लगा लो, 100 स्टार लगा लो, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धान का खैरा रोग का पता किसने लगाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही है, YL नैने, ठीक है। ये येलो रेवोल्यूशन जो है आपकी पीली क्रांति ना, जो कि आपकी ऑयल से संबंधित है। एक क्वेश्चन और बन गया आपका, येलो जो है रेवोल्यूशन है ना, पीली क्रांति, ये किससे संबंधित होती है, आपके तिलहन यानी कि ऑयल से संबंधित है। याद रख लें कॉपी में, येलो रेवोल्यूशन ऑयल से संबंधित है। और आपसे कभी पूछेगा येलो रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो आपका YL नैने है, ठीक है। और YL नैने ने ही धान में खैरा रोग का पता लगाया था, ठीक है। खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। ये सब आपका यहाँ पर रिलेशन बैठ गया ना, आपको यही रिलेशन बनाकर चलना है हर एक क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का मैंने बना दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको बनाना है, उससे पहले वाले क्वेश्चन को आपको बनाने हैं, एक दूसरे से जोड़ना है। तो आपको ना हर एक चीजें जोड़ी भाई मिलेंगी ना, तो आपको याद रहेगा। फिर से बताता हूं, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से, ठीक है। ये खैरा रोग किसने पता लगाया, तो YL नैने ने पता लगाया। YL नैने को हम क्या कहते हैं, येलो रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं। येलो रेवोल्यूशन आपकी किससे संबंधित है,
ऑयल से संबंधित है, तिलहनी फसलों से संबंधित है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो मैंने धान का खैरा रोग इंपॉर्टेंट ना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके लिए एक फोटो ही लगा दी, फोटो ही आपके लिए मैंने चिपका दी, इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच सकते हो, ठीक है। ये देखो इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर डिटेल दिया है। यह जलमग्न खेतों में जस्ते की कमी, जस्ता यानी कि जिंक होता है, ठीक है, जस्ता, कभी कभी जिंक की जगह आपको जस्ता भी लिखा आया जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जस्ते की कमी से होता है, ठीक है। YL नैने ने इसको खोजा था, कब खोजा था? 1966 में खोजा था। कहाँ पता लगाया था? पंतनगर में पता लगाया था, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पंतनगर में 1966 में YL नैने ने खोजा था। येलो रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं YL नैने, ठीक है, याद रखना। इसकी आप जिंक की कमी को आप कैसे मतलब दूर कर सकते हो? तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, इससे आपको यहाँ पर आपके धान में खैरा रोग नहीं होगा, ठीक है। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट आपसे ये भी पूछा जाता है, हाँ इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए मैंने लगाया है। जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ना, आप मानोगे नहीं, इतनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। मैं आपको अगर मेरे सामने रहते ना, आपको मैं अपने हाथों से लिखवाता आपको, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। 5 किलोग्राम आपके यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट को डालने से आपका जिंक में मतलब धान के खेत में डालने से खैरा रोग नहीं होगा। येलो रेवोल्यूशन YLNA के फादर हैं, ठीक है, सॉरी, येलो रेवोल्यूशन के फादर कौन है? YLNA है। और जिंक की यहाँ पर धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। किसने खोजा? YLNA ने खोजा। कब खोजा? 1966 में खोजा, ठीक है, 1966 में खोजा। कहाँ खोजा? तो पंतनगर में खोजा या पता लगाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बचने वाले हैं, और अभी तक आपने यहाँ तक पहुंच गए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेरे भाइयों वीडियो को लाइक कर दो, आपका कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे ना नेक्स्ट पार्ट बनाने में एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और मैं आपके लिए इससे भी इम्पोर्टेंट और एकदम परफेक्ट 90% आने वाले क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर, आपके लिए सर्च कर आपके लिए ढूंढ कर आपके लिए ला पाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं 18वें नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या दिया है? 10x10 आपके यहाँ पर मीटर पौधे से पौधे किस पौधे की यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन में। क्या पूछा है यहाँ पर? 10x10 मीटर की दूरी में कौन सा ऐसा पौधा है जिसको इतनी दूरी में लगाया जाता है? आप तो ये समझो, कौन सा ऐसा पौधा है जिसको 10x10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है ना। तो आपको याद रखना है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए अमरूद, ठीक है, सीडियम गोवा जावा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। सीडियम गोवा जावा, कॉपी में लिख लो, मेरे सामने लिख लो, ठीक है, सीडियम गोवा जावा इसका वैज्ञानिक नाम है। और आपकी यहाँ पर ये 6x6 की यहाँ पर 6x6 मीटर की दूरी पर जो है अमरूद लगाया जाता है। पपीता की बात करूं तो 2x2 मीटर की दूरी पर आपका यहाँ पर पपीता को लगाया जाता है ना। अनार की बात करूं तो 5x5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है अनार को लगाया जाता है। आम यानी कि मैंगो यानी कि जो है आपका जो है मैग्नीफेरा इंडिका, इसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम हो गया मैंजीफेरा इंडिका। ये 10x10 मीटर की दूरी पर इसका एक पौधा लगा, मतलब 10 यहाँ पर एक पौधा लगा दिया। अब 10 मीटर इससे गिने तो यहाँ पर एक पौधा लगा दी, 10 मीटर फिर इससे गिने, यहाँ पर एक पौधा लगा दिए। ये आप समझ रहे हो ना किस प्रकार से बता रहा हूं मैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आम की यहाँ पर 10x10 मीटर की दूरी पर आम के पौधे लगाए जाते हैं। इसकी भी बहुत सारी विधियां हैं, वर्गाकार विधि, ठीक है, त्रिभुजाकार विधि, मतलब त्रिभुजाकार में कुछ इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ एक लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया। वर्गाकार विधि, यहाँ एक लगा दिए, यहाँ एक लगा दिए, यहाँ एक लगा दिए, यहाँ। अब बीच में भी कभी लगा देते हैं, तो बीच वाले पौधों को क्या कहते हैं, कौन सा पौधा लगाया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको डिटेल्ड क्लास में आएगी, यूट्यूब में आपको नहीं मिल सकती, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे जब ना एक एक करके एक पर्टिकुलर वीडियो में आप देखोगे ना, पर्टिकुलर आप लाइव क्लासेस लोगे ना मेरे से, कि मतलब आज ये टॉपिक कवर कर दिया, इसके बाद हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, आज ये लाइव क्लासेस में पढ़ लिया, जो भी डाउट आते हैं सर से पूछ लिए लाइव में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी रहती लाइव क्लासेस में, ठीक है। यूट्यूब में आपको मैं सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करा सकता चाह कर भी, ठीक
ठीक है। रिले क्रॉपिंग में प्रतिवर्ष कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको मैंने बताया था, अगर आप ध्यान से सुन रहे होगी मेरी बात, तो लगभग सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में था, रिले क्रॉपिंग से संबंधित एक ऑप्शन था, तो उसमें मैंने बताया था 4 यहाँ पर आपकी फसलें उगाई जाती हैं रिले क्रॉपिंग में। ठीक है, तो इसे फिर से मैं डिटेल नहीं करूंगा, वैसे ही बहुत लंबा वीडियो हो गया है ये। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उससे पहले आपको यहाँ पर बता दूं, आपको यहाँ पर अगर MPPAT, CGPAT या ICAR में एग्रीकल्चर की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, MPPAT की बात करूँ तो लगभग 200 अंक का आपका यहाँ पर पेपर होता है। अगर आपको यहाँ पर 100 अंक की आपको प्रिपरेशन करनी है पूरी फुल ऑन टॉप, आप यहाँ पर 100 में अगर 95 मार्क्स लाना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, तो आप मेरी यहाँ पर कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। दीपावली ऑफर के कारण मैंने इसे जो है 20,000 से लेकर आपको यहाँ पर 7,000 में कर दिया है। ठीक है, ऑफर की लास्ट डेट कब है आप यहाँ पर याद रखना, 25 अक्टूबर यहाँ पर इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद इसकी जो है ना प्राइस जो है ना इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, आपका 7,000 में फुल कोर्स पूरा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये आपको कोई भी कोचिंग नहीं दे रही है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, इतनी फैसिलिटी के साथ आपको कोई भी कोचिंग यहां पर आपको नहीं दे रही है, आपको इतनी सुविधाएं ओनली 7,000 में। मैं जानता हूं बच्चों के पास पैसे की कमी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ना एकदम 7,000 भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको पर्सनल थोड़ा और डिस्काउंट देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको ज्वाइन होना है, आपको ऐसे ही डिटेल पढ़ना है, सारी चीजें आपको कोशिश करनी है, आपको निकालना ही है इस बार MPPAT, तो आप मुझसे बिल्कुल यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जो है मेरा यहाँ पर आपको नंबर भी दिख जाएगा, आप यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है 9424925823, फिर से बोल देता हूँ 9424925823। ठीक है, ये आपको जो नंबर दिख रहा है ना, इस पर आप मुझे कॉल कर लेना या फिर मैसेज कर लेना, आपको जो भी सुविधाजनक लगे, जो भी आपको लगे। ठीक है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में आपकी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। बाकी आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका ओनली 100 नंबर का यहाँ पर पोर्शन कवर कराया जाएगा, और आपको कभी कभी बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी 25 नंबर की, यानी कि लगभग आपके 125 नंबर के आपको मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको 120 तो मैं आपको यहाँ पर ला के दिखाऊंगा, आपको मेरे जरिए आप यहाँ पर परीक्षा में आप बैठोगे, बाकी दिमाग मेरा चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर में आप टिक जरूर करोगे, बाकी मेरा दिमाग से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आप बेनिफिट्स देख सकते हो, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको, फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, डेली आपकी यहाँ पर जो है 2 आवर्स की आपकी यहाँ पर लाइव क्लासेस रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर ओनली ज़्यादा नहीं 15 स्टूडेंट को लेने वाला हूँ इस कोचिंग में। बहुत सारी कोचिंग क्या करती हैं, 50 स्टूडेंट को रख लिया, 100 को रख लिया, एक को तो अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इतने सारे लोगों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे ना। तो ओनली 15 स्टूडेंट के लिए कोचिंग, टॉप 15 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, फ्री नोट्स मिलेंगे, एवरी मंथ आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट होने वाला है। ये आपकी कोई कोचिंग में होता है क्या? नहीं होता है। बाकी यहाँ पर आपका एवरी मंथ मॉक टेस्ट, मतलब कि आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर 100-150 नंबर का पेपर होगा, मैं आपको लाइव क्लासेस में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसकी एग्जाम की यहाँ पर आपके जो कोर्स है ना, इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी आपका, जब तक आपका MPPAT का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, या आपका ICAR का एग्जाम नहीं हो जाता, या फिर आपका CGPAT का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपकी यहाँ पर कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है, आपको मैं पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, आपको टाइम टेबल इसमें बनाकर मिलेगा, सारी चीजें आप जितना सोच सकते हो ना, आपकी सोच से भी ऊपर इसमें मैं दूंगा आपको ओनली 7,000 में। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं सारी चीजें बताऊंगा। और आप मुझे और आपको डिटेल चाहिए, आप इस कोचिंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर आप मैसेज कर दो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, आपको वहां पर मैं और आपको डिटेल बता दूंगा। अब देखते हैं, याद रखना फिर भी। ठीक है, 1 नवंबर से आपकी यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट होने वाली है, न्यू बैच है। ठीक है, 1 नवंबर से आपका यहाँ पर क्लास स्टार्ट होने वाली है। 25 अक्टूबर से पहले आप अगर लेते हो तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट आपका 13,000 रुपये का आपका यहाँ पर फायदा होने वाला है। 13,000 रुपये का मायने रखता है। ठीक है, 7,000 में आपको कोचिंग मिल जाएगी। अब देखो, इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है,
लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? HW क्वेश्चन है, तो इतना सरल है ना कि पूछो मत। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन मैंने नहीं देखा आज तक। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MP। इसका फुल फॉर्म बताऊंगे आपको, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, MP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मध्य प्रदेश। आपको पता है, आप यहीं के रहने वाले हो, CG के रहने वाले हो, यूपी के रहने वाले हो, चाहे अदर स्टेट राजस्थान से रहने वाले हो, आप सभी को ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सोया स्टेट कहा जाता है MP को। इससे पहले आपका महाराष्ट्र भी अभी यहाँ पर सोयाबीन प्रोडक्शन में आपका यहाँ पर इससे ज्यादा हाई हो गया था, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला था, लगा था। बाकी अभी फिर से आपका MP ने यहाँ पर बाजी मार दी है और फिर से आपका यहाँ पर MP सोया स्टेट बन गया है पूरे इंडिया में, है ना। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है प्रोडक्शन? MP में होता है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो लास्ट तक देखी तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं MPPT, CGPAT या फिर ICAR की। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, आप जैसे ही बच्चों के लिए ये जो है कोचिंग आपके लिए मैंने स्टार्ट की है ओनली 7,000 रुपये में। मैं इसकी प्राइस आपको इंक्रीज कर बता सकता था, बाकी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैंने इतना, आपके लिए मिनिमम आपके लिए इतना प्राइस दिया है। आप अगर ज्वाइन होना चाहें तो नंबर दिया है मेरा, इस पर आप मुझे कॉल जरूर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।